वर्क एनर्जी एंड पावर का एक टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स। जनरली हम लोग वर्क एनर्जी पावर में फोर्सेस को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन है इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पाथ and not on the nature of the path, then the force is called conservative force। मतलब किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए अगर हमें फोर्स लगाना पड़े और फोर्स लगा के बॉडी को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं और हम डिस्प्लेस करके अगर वर्क करते हैं और ये वर्क हमारे फोर्स के इनिशियल पॉइंट जहाँ से बॉडी को हमने इसको डिस्प्लेस करा एंड फाइनल पॉइंट जहाँ तक उसको हमने डिस्प्लेस करा, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो एक डिस्टेंस है उसी पर वो डिपेंड करता है। अगर रास्ते के पथ नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि इन दोनों के बीच हमने जो डिस्प्लेस करा किस रास्ते से ले गया, डायरेक्ट ले गया, घुमा के ले गया, टेढ़े मेरे रास्ते से ले गया, नेचर ऑफ द पाथ पे डिपेंड अगर नहीं करता है तो उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो इस कैटेगरी में कुछ फोर्सेस का एग्जाम्पल हमने दे रखा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इलास्टिक स्प्रिंग का फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आता है इत्यादि। ये फोर्सेस हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें से किसी एक फोर्स को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है या नहीं। तो इस कड़ी में हम लोग देख रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में हम जो वर्क करेंगे ये वर्क किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने यहाँ पे दो केसेस लिया है। एक केस यहाँ पे हमने लिया है जो बॉडी को सीधे वर्टिकली अप, यानी उसको हम एच से रेज करते हैं, एच हाइट से रेज करते हैं वर्टिकली अप, या फिर उसको हम लोग यूं कहें कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक इसको हमने रेज किया, उठाया, और इसको उठाने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक तो केस हमारा ये है। दूसरा केस क्या है, यहाँ पे हमने इस बॉडी को, उसी मास के बॉडी को हमने, बॉडी का मास m रखा है, बॉडी का मास को हमने m रखा है। इस m मास के बॉडी को इस इंक्लाइन प्लेन में, जो ये प्लेन हॉरिजन के साथ थीटा कोण पे इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ से लेके हम यहाँ तक लेके आते हैं, और यूं कहा जाए कि वर्टिकल की तरफ अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ भी इसका हाइट को हम h रखते हैं। ये हाइट जो हमने इसको रेज करा इंक्लाइन प्लेन होते हुए, बट अगर कहा जाए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी ग्राउंड लेवल से हमने उसको कितना रेज करा, तो हमने कहा कि h हाइट तक रेज किया, लेकिन जाने का, ले जाने का जो उसका रास्ता था, पाथ था, वो इंक्लाइंड है, और यहाँ भी हमने h हाइट तक इसको रेज करा है, लेकिन इसका पाथ बिल्कुल डायरेक्ट है। या हमने ये पकड़ा और डायरेक्ट इसको पिकअप करा ऊपर की तरफ, तो दोनों का रास्ता अलग है। लेकिन हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट की अगर बात कहेंगे तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच यहाँ पे हाइट की अगर बात करें, h यहाँ भी है और h यहाँ भी है, रास्ता हमने चेंज करा। तो अब फर्स्ट केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन टू रेज द बॉडी वर्टिकली अप टू बी अगेंस्ट इट्स वेट, यानी बॉडी का जो वेट है यानी mg, ये mg वेट हमेशा डाउनवर्ड यानी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के, पृथ्वी के केंद्र की ओर काम करता है, जिसको हम लोग भार कहते हैं, वेट कहते हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस बॉडी भी कहते हैं। तो ये डाउनवर्ड होता है, इसके अगेंस्ट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको ऊपर तक ले जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है वो इस mg वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है बॉडी पर, जिसको हम लोग ग्रेविटी भी कहते हैं हम लोग, उसके बराबर हम फोर्स लगा के उसको हमने रेज किया h हाइट तक। h हाइट तक इसको रेज करने में हमने कितना वर्क किया, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट में हमने कितना वर्क किया, तो यहाँ पे हमने जो ये वर्क किया वो वर्क किया हमने mgh, यानी वर्क बराबर होता है फोर्स
चूंकि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स हम लगाते हैं मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमारा फोर्स क्या है, बॉडी के वेट के बराबर फोर्स लगा रहे हैं यानी mg, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हमने h करा यानी ये जो हमारा वर्क हो गया, ये वर्क हो गया mgh। इसको हम रिलेशन 1 में रखते हैं। अब हमने क्या करा, इसी बॉडी को हमने इंक्लाइन प्लेन पे उसको रेज करने की कोशिश करा, लेकिन अगर हम वर्टिकल हाइट अगर बोलेंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने वही h डिस्टेंस कवर करा है। तो अब वर्क डन टू रेज द बॉडी थ्रू स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। ये जो प्लेन है हमारा ये स्मूथ है और इंक्लाइंड है। हमने यहाँ दे रखा है कि थीटा एंगल पे वो इंक्लाइंड है, और स्मूथ इसलिए कहा गया कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो, और फ्रिक्शन अगर होगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स हमें उसको ओवरकम करने के लिए अगेंस्ट द फ्रिक्शन हमें और अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको अगर हमने स्मूथ करा तो स्मूथ करने का मतलब है कि अगर इसको ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर उसको रेस करने के लिए अगर हम फोर्स यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स EFXT लगाते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स, तो ये जो फोर्स है कहीं ना कहीं इस mg का, ये जो हमारा mg है या यूं कहा जाए वेट है बॉडी का, उस बॉडी के वेट का 2 कंपोनेंट लेते हैं हम लोग। उसमें से एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में यानी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में एक कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट के जस्ट अगेंस्ट में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा यहाँ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। क्योंकि बॉडी को हमने यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गया है, तो अब इस दौरान बीच में कहीं पे मान लो अभी यहाँ पे है, तो यहाँ पे है तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इसका वेट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट हो जाएगा यहाँ पे mg, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो वेट हो जाएगा यहाँ पे ये mg वेट हो जाएगा। अब इस mg वेट का हम लोग रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट को। तो ये अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो इस mg वेट का एक कंपोनेंट इधर होगा जिसका इंक्लिनेशन यानी जो थीटा है वो थीटा कोण यहाँ भी होगा। इसको आप ज्योमेट्री से इस एंगल को आप प्रूव कर सकते हो, बताया गया है, हमने ऑलरेडी ये बता रखा है। फ्रिक्शन के केस में ये सारा चीज़ मैंने बता दिया है, अब जाके वहाँ देख सकते हो, ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब अगर इसके कंपोनेंट की बात करें mg का, एक कंपोनेंट तो हमारा इधर की तरफ आया और एक कंपोनेंट इधर होगा जो इस इंक्लाइन प्लेन के बिल्कुल पैरेलल होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा वो होगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा के अगेंस्ट में हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट के बॉडी यहाँ से यहाँ अगर ले जाना है, जो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स उसके अगेंस्ट में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब अगर वर्क डन की बात करेंगे हम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इंक्लाइन प्लेन में, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, उसके बाद बोलेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हम करते हैं। तो वर्क डन यहाँ पे देख रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये mg sin थीटा हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब रही बात डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बॉडी को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं हम फोर्स के डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट का हमारा डायरेक्शन उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी इधर ही है और उधर ही की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं हम। तो mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा AC या CA, जो कहें CA। अब ये C से A तक ले जा रहे हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट है। यह ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है, हम लोग थोड़ा सा यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगर हम यहाँ साइन थीटा लेते हैं, इस ट्रायंगल में इस एंगल का अगर साइन लेते हैं तो साइन इक्वल टू बच्चों होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है h यानी AB दैट इज h, या चाहे तो आप इसको एक टर्म में AB बैठा सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज में तुम्हारा यहाँ पे AC है। तो अब इस AB को हम, या यूं कहा जाए कि AC का वैल्यू हमें निकालना है, AC या CA, तो CA या AC को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB अपॉन साइन थीटा, और AB का वैल्यू अगर रखा जाए तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में उसका हाइट जो है वो h है, तो ये h अपॉन साइन थीटा हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा
और सी ए का वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो ये वैल्यू आता है हमारा एच अपॉन साइन थीटा, और ये साइन थीटा को हम कर देते हैं कैंसिल। अब कैंसिल करने के बाद हमारे पास वैल्यू बच गया यहाँ पे एम जी एच, यानी इन दोनों केसेस पर अगर हम ध्यान दें तो हमने जो वर्टिकली अप किया एम जी एच वर्क किया, हमने इंक्लाइन प्लेन पे उसको लेके गया, तब भी हमने वर्क वही करा, एम जी एच ही करा, जबकि हमारा रास्ते का जो नेचर है वो डिफरेंट है। एक वर्टिकली अप रेज किया और एक इंक्लाइन प्लेन पे लेके गया, हमने रास्ते का पथ का जो नेचर है वो चेंज कर दिया, लेकिन हमारा वर्क फर्क नहीं पड़ा, वहाँ भी एम जी एच है, यहाँ भी एम जी एच है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये जो वर्क हुआ हमने करा, ये वर्क करने वाला जो हमारा फोर्स है, दैट वेरी फोर्स का नाम हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 work done against ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी भी कह सकते हो, अगेंस्ट ग्रेविटी इज सेम इन बोथ केसेस। जो दो केस हमने ले रखा है, ये दोनों केस में हमारा वर्क डन सेम है, और दोनों केस में पथ जो है यानी इसका पाथ जिससे हमने उसको लेके गया वो डिफरेंट है, हमने चेंज कर दिया है। इसका मतलब है कि पाथ के नेचर को हमने चेंज कर दिया, वर्क का वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज सेम इन बोथ केसेस, दोनों ही केस में ये सेम है। इसका मतलब है कि हम लोग जो वर्क किया वो वर्क कंजर्वेटिव फोर्स से करा। इसको लिख सकते हैं hence work is done by conservative force, यानी हमने कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क हमने किया, जिस फोर्स के द्वारा जरिया हमने वर्क किया, वह फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का यही डेफिनेशन है, अगर आप उस फोर्स से वर्क करते हो तो वर्क चेंज नहीं होगा, अगर आप रूट चेंज करते हो, अगर आप उस पाथ को बदल देते हो, उसके नेचर बदल देते हो, तो तुम्हारा वर्क चेंज नहीं होता है। तो दैट वेरी फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने यहाँ पे वर्क किसके अगेंस्ट में करा है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में करा है। इसका मतलब है कि डेफिनेशन है वर्क डन बाय और अगेंस्ट। हमने अगेंस्ट किसका किया वर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया। तो इसको लिख सकते हैं दैट इज gravitational force is conservative force, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। अब हमें देखना पड़ेगा, हम लोगों ने एनर्जी के बारे में पढ़ा है, तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग ने दो टाइप में स्टडी करा था, एक का नाम दिया था काइनेटिक एनर्जी, दूसरे का नाम दिया था हमने पोटेंशियल एनर्जी। और फर्दर पोटेंशियल एनर्जी को फिर हमने क्लासीफाई करा था, एक का नाम जीपी, दूसरे का नाम ईपी दिया था। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी है, जिसमें हमने उसको डिवाइड किया काइनेटिक और पोटेंशियल में, क्या वो मैकेनिकल एनर्जी किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो कंजर्व है या नहीं है। अब इसके बाद जो हमारा आने वाला अगला लेक्चर होगा बच्चों, वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा। तब तक के लिए आप हमें हमारे इस चैनल को, अगर आप बिल्कुल नए व्यूवर्स हो तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि मैंने जो टॉपिक अभी पढ़ाया, इस टॉपिक को अगर आप बेहतर समझना चाहते हो तो आप जल्दी से फटाफट इसको सब्सक्राइब करो और जाकर के वर्क एनर्जी पावर में जितनी सारी चीज़ें मैंने बताया है एक नज़र उसको देख लो। बड़े लेंथ का क्लास नहीं बच्चों, बहुत छोटे लेंथ का क्लास है, आप फटाफट उस सारी चीज़ को देख सकते हो। अगर
आप उसको देख ले रहे हो तो मैं जो अभी बताया, फिर मैं कंसेक्यूटिव क्लासेस में बताऊंगा, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पेन पेपर के साथ बैठे हो तो बीच में इसको पॉज करके आराम से इत्मीनान से इसका नोट्स बना सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स बनेगा आपका, ये मेरा चैलेंज है, मेरा गारंटी है कि अगर आपने इस तरह का नोट्स बनाया तो आपका मार्क्स एक भी नहीं कटने वाला है। जितना मार्क्स का क्वेश्चन होगा, अगर आपने इस तरह से नोट्स बना के उसको एग्जाम में अगर प्रॉपर वे में लिख के आया तो बिल्कुल आपका नंबर्स मिलेगा। तो इस तरह से आप बने रहें, हमें हौसला देते रहें, और आपका जो हौसला मेरे को देना है वो सब्सक्रिप्शन का देना है। आप उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करो, उससे हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। जो एनर्जी आप पढ़ते हो, ये मैं आपको एनर्जी पढ़ाता हूँ, अगर मुझे एनर्जाइज करना है तो आपको ये सब करना होगा। अगर आप हमें एनर्जी देते हो तो बेहतर से बेहतर चीज़ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, और बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।